हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और यही हमेशा ईश्वर से मैं कामना करूँगा कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मेरे बाबू लोग हैं, हमेशा वो स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। जहाँ भी रहें भगवान उनको शक्ति प्रदान करें अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए। तो बाबू लोग, ठंडी का मौसम बहुत अच्छा पड़ रहा है और ठंड इतना ज़्यादा पड़ रही है कि अगर थोड़ा भी आप अपने आप को नहीं बचाएंगे तो दिक्कत होने वाली है। और ख़ास करके आज हमारी जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन होने वाली है वो क्लास 9th के बच्चों के लिए होने वाली है। मेरे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, जिनका फिजिक्स का मैं तीसरा चैप्टर लेकर आया हूँ, ग्रेविटेशन। देख लीजिए ध्यान से, फिजिक्स का जो क्लास 9th का 3rd चैप्टर है बाबू लोग, उसका नाम है ग्रेविटेशन। यह चैप्टर आप लोग के कहने पर और डिमांड पर लेकर आया हूं। कहने के लिए तो ये क्लास 9th का है। किसका? क्लास 9th का फिजिक्स की बात करेंगे। आपको पता ही होगा कि फिजिक्स में पढ़ाता हूं, बाकी केमिस्ट्री प्रज्वलित सर पढ़ाते हैं, तो केमिस्ट्री का फिजिक्स का ही टीचर हूं, तो फिजिक्स की बात करने वाला हूं, फिजिक्स मैथ डबल। तो आज फिजिक्स की क्लास होने वाली है और क्लास 9th का पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और ये नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th के लिए वीडियो होगा, इवन क्लास 11th वाले अगर भी चाहेंगे तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो उनको बता दूं कि चैप्टर नंबर 9 पढ़ना बाबू आप लोग को ग्रेविटेशन। तो ये जो वीडियो होगी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्लास 11th वालों के लिए। और 9th का तो चैप्टर ही लेके आए हैं बाबू लोग, तो बिल्कुल तैयार रहिए। आज पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन, आने वाला है बहुत मज़ा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की टॉपिक है ग्रेविटेशन और बहुत अच्छी टॉपिक है, बहुत समझने वाली टॉपिक है। जितना अंडरस्टैंडिंग से करेंगे इसको, आपको आगे उतना ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आज आपको बेसिक चीज़ें सिखाने वाले हैं ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन मैंने लिखा है जिसको यूपी बोर्ड के बाबू लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या बाबू? गुरुत्वाकर्षण। नाम देखो ना, कर्षण, आकर्षण छिपा है भैया, संधि विच्छेद कर दे रहा हूं। आकर्षण, आकर्षण को क्या कहते हैं? अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? अट्रैक्शन। देखो ये मैं पूरा जो चैप्टर से आपको, देखो नाम में ही कितना आसानी से छुपा है। इसका अगर देखा जाए संधि विच्छेद तो गुरुत्व, क्या? गुरुत्व धन आकर्षण बराबर गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्व मतलब बता दे बाबू तो होता है पृथ्वी। क्या? पृथ्वी। पृथ्वी को क्या कहते हैं? अर्थ, EARTH, यानी अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। देखो पूरा नाम, यूपी बोर्ड का जो नाम था ग्रेविटेशन को यूपी बोर्ड में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, संधि विच्छेद कर दिया तो गुरुत्व धन आकर्षण, और आकर्षण को इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्शन, और गुरुत्व माने पृथ्वी यानी अर्थ। तो आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो ग्रेविटेशन के बारे में करने वाले हैं। ग्रेविटेशन यहीं से आपको दिख गया कि क्या है? अट्रैक्शन है बाबू, अट्रैक्शन, खींचने वाला। ठीक, आपको पता ही है कि हम लोग कितना तेजी से अट्रैक्ट कहाँ होते हैं। ठीक, जो बेचारे आज के नए युग के लड़के लोग हैं, लड़कियों के पीछे बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक, तो बाबू लोग अट्रैक्शन का काम बंद कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई करनी है ना तो दिल दिमाग से करनी है। दिमाग कहीं और रहेगा ससुरा, दिल कहीं और रहेगा, तो कहाँ से पढ़ाई होगी। ये लिए पढ़ाई एकदम ठोक ठका के अच्छे से किया जाएगा। और अट्रैक्शन तो होगा, अट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन बाबू लोग का लड़कियों के साथ नहीं, पृथ्वी से यानी अर्थ से अट्रैक्शन पढ़ाने की बात लेकर आया हूँ। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स विच इज़ फॉर्ड बाई अर्थ, यानी पृथ्वी के द्वारा लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसी के बारे में बात होने वाली है। यानी चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। क्या नाम है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक टाइप का फोर्स है, बताऊंगा भी आगे। स्टार्ट कर देता हूं। तो देखो नाम सबको पता होगा ग्रेविटेशन, और एक यहाँ पे स्पेशल सा नाम लिख दे रहा हूँ, न्यूटन। क्या लिख दे रहा हूँ? न्यूटन। न्यूटन साहब, इनको हम लोग न्यूटन साहब कहते हैं और फिजिक्स के ये जन्मदाता भी कहे जाते हैं। बताऊंगा जिस दिन लाइव क्लास लेकर आऊँगा फिजिक्स को, उस दिन बताऊंगा। बेसिक लाइव क्लास में आपको सिखाऊंगा। फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है न्यूटन साहब को, और न्यूटन साहब ने ही ग्रेविटेशन को खोजा था। डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड न्यूटन। तो जो सर आइजैक न्यूटन साहब हैं ना, उनको ग्रेविटेशन की डिस्कवरी कहा जाता है। और ऐसा इतिहासों में कहा जाता है, हम भी पढ़े हैं बाबू लोग, कि आइजैक साहब यानी न्यूटन साहब एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। अब कुछ ससुराल बकलोल ऐसा हमसे सवाल पूछते हैं कि काहे सेबुआ के पेड़ों के नीचे बैठे थे। अब बकलोल तो उनके जो देश था वहाँ आम नहीं फरता होगा, सेबुआ फरता होगा, तो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे।
किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, मैटर वो नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये हम ले लेते हैं कि आइजैक साहब न्यूटन साहब सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। अब वहां से क्या हुआ, एक सेब का जब फल पक जाता तो नीचे गिरेगा, जैसे ससुरा आम पक जाएगा तो कहाँ नीचे वो नहीं गिरेगा, या तो कौआ चीकू खा जाएंगे तो कोयलिया बचेगा हुआ गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ पकेगी तो ऊपर से कहाँ गिरेगी, नीचे गिरेगी। कैसे गिरेगी, वही सर आइजैक साहब ने उसको पूरा एक्सप्लेन किया था। तो बात ये है कि वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। अब सेब के पेड़ से ससुरा सेब गिरा और नीचे गिरा तो न्यूटन साहब बहुत गंभीरता से सोचने लगे। तो जो साइंटिस्ट होते हैं ना, साइंटिस्ट किसी चीज़ को डीपली सोचते हैं। हमारे आपके बीच ही साइंटिस्ट होते हैं, IITian हमारे बीच से ही निकल के जाते हैं। कोई अलग से अलग ग्रह से, मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, हमारे आपके बीच से ही IITian निकल के चले जाते हैं, जो IIT क्वालिफाइड करने के बाद साइंटिस्ट वगैरह बन जाते हैं। तो वो अलग से नहीं, बस होता क्या है, उसी में जो बच्चे होते हैं इतना ज़्यादा थिंकिंग में, अपने थिंकिंग में, किसके स्टडी को लेकर रह जाते हैं कि वो कुछ आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक, तो बाबू अगर हम भी आप चिंतन करेंगे अच्छे से तो साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो हुआ क्या, अब पेड़ से सेब गिरा। अब जो सेब गिरा ना, तो सेब नीचे गिरा। तो अब सर आइजैक साहब ने सोचा कि आखिर सेब नीचे कहाँ गिरा भाई, सेब ऊपर चला जाना चाहिए था, गिरा चाहे उधर चला जाए चाहे इधर चला जाए, कहाँ नीचे में गिरा। तो जब उन्होंने सोचना शुरू किया कि वाई डू वी फॉल डाउन ऑन द अर्थ, क्यों वो अर्थ पे आया, उसके बारे में उन्होंने क्या किया, चिंतन करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद खोजें तो उसके पीछे मिला कौन, ग्रेविटेशन मिला। तो पूरा ग्रेविटेशन का डिस्क्रिप्शन मिलने वाला न्यूटन साहब के वो सेब के एग्जाम्पल से। तो अब तो आप समझ गए होंगे, ग्रेविटेशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच कम्स इन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट। मतलब अर्थ यानी पृथ्वी और किसी ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वही कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इट इज अ टाइप ऑफ प्योरली अट्रैक्शन फोर्स। बस एक फोर्स समझिएगा, हमेशा ये याद रखिएगा कि यहाँ पे बाबू अट्रैक्शन यानी आकर्षण होने वाला है, रिपल्सन नहीं होगा। खूब अच्छे से बुझ जाइएगा, रिपल्सन की बात नहीं होगी बाबू। यानी जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन लगेगा। जब कभी भी ग्रेविटेशन की बात आएगी तो मन में बस एक चीज चलने चाहिए, ग्रेविटेशन इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा, मैंने बताया कि किन्हीं भी ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट इवन पृथ्वी पर है या पृथ्वी से ऊपर है, उन सब पे क्या करती है ना, जो आपकी अर्थ है वो एक प्रकार का क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाना जाता है। कितना होता है अभी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये सब अगर लिखना है, नोट्स वगैरह अगर आपको बनानी है मेरे वीडियो से, तो मैं इरेज करके खूब अच्छा लिख देना, वो छाप लीजिएगा। फिलहाल ध्यान से खूब अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको लिख के स्क्रीनशॉट आपको बोलूँगा, ले लीजिएगा। ठीक, टाइम ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो बस इतना समझिएगा। ग्रेविटेशनल क्या है, ग्रेविटेशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशन एक फोर्स का टाइप है, और वो भी कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। रिपल्सन का नाम मत लीजिएगा, हमेशा कौन सा फोर्स आएगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा। और इस फोर्स के थ्रू क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इवन जो पृथ्वी पर है या पृथ्वी के कहीं ऊपर है, वहाँ से उसके ऊपर पृथ्वी लगाती है, और पृथ्वी उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, इवन जो पृथ्वी का सेंटर है, ये पृथ्वी कैसी भी थी, इलिप्टिकल थी, आगे बताऊंगा कीपलर्स लॉ। तो ये जो पृथ्वी का सेंटर है, इस पृथ्वी के सेंटर से हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिस फोर्स के थ्रू, जिस आकर्षण बल के थ्रू वो क्या करता है, सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसके बाद एक बात और हुई थी कि अब न्यूटन साहब ने कहा कि बाद में ये भी बात होने लगी कि आखिर ऐसा क्या बात है कि मतलब सिर्फ वो ऑब्जेक्टों के बीच ही लगेगा क्या, मतलब पृथ्वी लगाएगी क्या। तो नहीं, उसके बाद ये भी बात होने लगी कि नहीं भाई, पृथ्वी नहीं लगाएगी। बात ये हुई कि पृथ्वी ही किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगाएगी, ये भी हो सकता है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मैंने बताया ना पृथ्वी के ऊपर की बात हो रही है, पृथ्वी पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सभी ऑब्जेक्टों के बीच एक फोर्स लगता है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत आता है। तो पृथ्वी जो लगाती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और सभी ऑब्जेक्टों के बीच जो फोर्स लगता है वो भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशन हम अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ग्रेविटेशन क्या होता है बाबू, कि पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इवन उसके सेंटर से लगता है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी सब पे एक फोर्स लगाती है, सभी ऑब्जेक्टों के बीच भी एक फोर्स लगता है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता
है। बस इस बात को समझ लीजिएगा। इसकी डिफिनेशन आपको क्या बताएं, एकदम बिल्कुल इजी डिफिनेशन है, उसको लिखवाने की जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता है कि बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि पृथ्वी हर एक ऑब्जेक्ट पे यानी प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है, जिस फोर्स के थ्रू वो सभी ऑब्जेक्टों को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। उसके साथ ही साथ पृथ्वी पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी ऑब्जेक्टों के बीच में भी एक फोर्स लगता है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। यानी पृथ्वी सभी ऑब्जेक्टों को अपनी तरफ खींचती भी है और सब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बीच में भी फोर्स लगाते हैं, वही फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको कोई प्रॉब्लम होगी ग्रेविटेशन में, अगर होगी तो बाबू कमेंट करके बताइएगा और जाके डीप समझा देंगे, लेकिन नहीं मुझे लगता है कि आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ग्रेविटेशन आपको समझ गए होंगे एक प्रकार का क्या है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स है बाबू लोग। और ये अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू पृथ्वी क्या करती है, सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है, खींचती है, पुल करती है। भैया पुश और पुल सुने होंगे ना, धक्का देना है, खींचना, तो खींचने का काम करती है कौन, पृथ्वी। धक्का देने का काम नहीं करती है, सभी ऑब्जेक्टों को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। और जो खींचती है जिस फोर्स से उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। साथ ही साथ दो ऑब्जेक्टों के बीच भी लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आपको बता रहा हूँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपकी पहली हेडिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में चलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि थियरी से ज़्यादा आपको मैथमेटिकल पोर्शन कराया जाए। थियरी तो कोई भी रट सकता है, लेकिन मैथमेटिकल पोर्शन को ध्यान से समझना चाहिए। मैथमेटिकल पोर्शन अगर आपका क्लियर है तो थियरी तो आप बना के लिख लोगे यार। कोई गधे थोड़े ना कि सर थोड़ा थियरी नहीं लिख पाएंगे। थियरी मतलब राम कहानी, जो उन्हें लिख दिए प्रवचन वगैरह हो गया, ठीक। तो अभी क्या देखेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, अभी बात हो रही थी हमारी आपकी कि हर ऑब्जेक्टों के बीच लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स है। उसके साथ ही साथ पृथ्वी पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, पृथ्वी पर या पृथ्वी के ऊपर, उन सभी ऑब्जेक्टों के बीच एक फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो मैंने दो ऑब्जेक्ट रख दिया, इसका नाम रख लो m1 और इसका नाम रख लो m2। इनके बीच की दूरी को हमने मान लिया r। इनके बीच की दूरी को क्या मान लिया, r। अब न्यूटन साहब ने कहा कि जो लगने वाला फोर्स है F, ये दोनों मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। याद रखे रहिएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। अब कहोगे सर लिख दीजिए, तो लिख दे रहा हूं भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यानी जो मास होता है उन मासों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन्होंने सेकंड बात जो कही थी, इट इज इनवर्सली, देखो एक डायरेक्टली एक इनवर्सली। इनवर्सली मतलब उल्टा और डायरेक्टली मतलब समझिए ना सीधा सीधा। तो ध्यान समझिएगा, डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा, इनवर्सली मतलब उल्टा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आपके लिए सोचो मैं लिख रहा हूँ, इवन मैं लिखना होना ज़्यादा नहीं चाहता हूँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जानते हैं उल्टा होता, नीचे आ गया, और क्या है डिस्टेंस, क्या है r, इसके स्क्वायर के। इक्वेशन नंबर सेकेंड, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उन दोनों मासों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, अब ये तो कह सकते हैं ना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी पहले और दूसरे से, ये भी f ये भी f। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब नाइन्थ वाला जरा ध्यान समझना बाबू, ये जो प्रोपोर्शनल होता है जब इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं। क्या लाते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट जो लाते हैं वहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे जो कांस्टेंट g लाते हैं। क्या लाते हैं, g। और ये क्या है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब कोई पूछेगा ये तो फार्मूला मिल गया ना ग्रेविटेशनल फोर्स का, किसका, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल, ध्यान से समझिएगा, ये फोर्स का मिला है बाबू, F का, ठीक। और ये जो g क्या है, कोई पूछेगा g तो बोलना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ g इज, देखो यहाँ से g बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मारो, एफ आर स्क्वायर बटे
m1 m2 दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर कोई पूछे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है भाई, तो बताना g। उसकी अगर कोई पूछे वैल्यू बताओ निकालो, तो बताना g बराबर सर एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। और बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एफ बराबर g m1 m2 अपन r का स्क्वायर। खूब अच्छे समझ में आ रहा होगा। कभी कभी आपसे पूछता है कि बा ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये भी बता दीजिए इसी हाथ है। ठीक, तो ये भी बता देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान से आप समझिएगा। इसको अगर आप समझ गए होंगे तो मैं उसके बाद बताऊंगा जी की कितनी वैल्यू होती है और जी की यूनिट क्या आती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुरंत मैं आपको बताऊँगा इस जी की वैल्यू कितनी होती है और उसका मतलब ये यूनिट क्या होती है। ध्यान से देख लीजिए, हो गया हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, मैं इरेज करता हूँ। खूब अच्छे से देखिएगा, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर आने वाले 30 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा और 30 मिनट में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। कहीं आपको दिक्कत लगी तो पूछ दीजिएगा, उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल एकदम आपको आसानी से मैं समझा दूंगा इसको। हाँ देखिए, ये 11th में प्रूफ कराना है बाबू कि जी की वैल्यू कितनी होती है। इसमें आपको याद कर लेना है वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। याद कर लीजिएगा इस वैल्यू को, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। और ये जो वैल्यू होती है, ये देखिए वैल्यू सिंपल है ना, इसकी यूनिट लिखेंगे। यूनिट कितनी होती है यहाँ से निकालेंगे ना। देखिए ध्यान से बात कर रहे थे यूनिट की, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अगर बाबू यूनिट की बात करें, किसकी करें, यूनिट की बात करें, तो फार्मूला तुमने लिखा था सर जी बराबर एफ आर का स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। तो ससुरा यूनिट का नहीं निकलेगी यार। ये एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन। अब देखो ना, न्यूटन तो नाम है साइंटिस्ट का, सर आइजैक न्यूटन। अब इतने चालाक थे वो लोग, कहें कि हम ससुरा खोज कर दिए, अब ये जब पढ़ा जाएगा बाद में तो हम ही लोग भूल जाएंगे खोजने वालों को। इसलिए वो क्या किए ना, अपने नाम की यूनिट बना दिए कि जब तुम फोर्स को याद रखोगे 5 न्यूटन 10 न्यूटन, फोर्स को ऑलवेज मेजर किया था न्यूटन में। तो जब भी आप फोर्स का नाम लोगे ना, कहोगे कि 2 यूनिट फोर्स नहीं कहोगे, कहोगे सर 2 न्यूटन फोर्स है। तो न्यूटन की बात आई ना, मतलब ये कंफर्म हो गया कि फोर्स को खोजने वाले साइंटिस्ट कौन थे, न्यूटन साहब थे। तो फोर्स की एसआई यूनिट याद कर लीजिएगा क्या होती है, न्यूटन होती है। ये आर रेडियस है बाबू, और रेडियस मतलब डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर इन मीटर, सो मीटर की पावर 2 हो गई। और m1 मतलब मास, मास का क्या होता है केजी, और सेकंड इज आल्सो मास, दिस इज आल्सो केजी। तो nm स्क्वायर बटे केजी का स्क्वायर। अब देखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, ORR इसी को लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। दिस इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड नाउ वी कैन राइट हियर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ जी। एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने देख लिया, इसकी SI यूनिट कैसे निकलती होगी। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। हाँ कभी कभी पूछता है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं, एक जैसे आप में फार्मूला दिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज, ऐसे करके दिया है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट एंड बिग साइज ऑब्जेक्ट, ठीक। तो 2 साइज के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है। तो यब बराबर आपने फार्मूला पढ़ा सर जी m1 m2 अपान r का स्क्वायर। अगर आप ध्यान समझिएगा, स्मॉल साइज की बात करें तो स्मॉल साइज का मास m मान लेना और बिग साइज का मास कितना m मान लेना, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बीच की दूरी हमेशा कितनी मानेंगे, m1 बराबर आप बोल दीजिएगा सर 1 kg। यहाँ पे बोला ना, हेडिंग आपकी बनी थी, क्या बनी थी, स्मॉल साइज माना था ना, तो m1 बराबर आप मान लेना 1 kg और m2 बराबर भी आप मान लेना 1 kg, साथ ही साथ रेडियस को कितना रखना 1 मीटर रख देना। इसके बाद जो आपकी f की वैल्यू होगी कितनी होगी, g, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1 और रेडियस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो f बराबर कितना मिल गया, g मिल गया सर
जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा यदि आपका दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम हो जाए और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो जाए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि when two equal masses of weight 1 kilogram of mass 1 kilogram and distance between them is 1 meter, so the applied force becomes equal to gravitational constant। समझ में आ रही बात? हिंदी में बोलूं, सुनिएगा। जब दो समान ऑब्जेक्ट, दो इक्वल ऑब्जेक्ट जिनका मास 1 किलोग्राम हो और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। तो ये आप टॉपिक देख लिए, यूनिट, वैल्यू एंड साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड लार्ज ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आगे चला जाए। आगे आने वाला है, बहुत अच्छी टॉपिक आने वाली है, कीपलर्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाली इस चैप्टर्स की। अगर हो गया हो तो इसको इरेज किया जाए। साथ ही साथ आपको ये बताते चलूँ कि ऑब्जेक्ट जितना हैवी होगा, ऑब्जेक्ट कितना होगा, जितने हैवी होंगे उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और ऑब्जेक्ट जितने स्मॉल होंगे, यानी जब उनका मास ज़्यादा होगा तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी तगड़ा होगा, और जब उनका मास कम होगा तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो F है ना, वो डिपेंड करता है भैया उनके मास पर। ये याद रख लीजिएगा। अगर पूछता है तो बताइएगा कि सर जो फार्मूला आपने दिया था F बराबर Gm1m2 अपान r का स्क्वायर, इससे कौन कौन सी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो बताना। इफ़ मास इज हैवी, मास कैसा हो, हैवी हो, देन फोर्स इज ऑल्सो लार्ज, फोर्स ज़्यादा होगा ना भाई, ठीक। इफ मास इज स्मॉल, मास हल्का होगा, देन फोर्स इज ऑल्सो स्मॉल। भैया फोर्स उनके बीच भी कम लगेगा जब मास ज़्यादा होगा। जैसे दूर भारी भारी ससुरा ऑब्जेक्ट हैं 100-100 किलो के, तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत तगड़ा लगा रहेगा, और दूसरे ससुरा एक ग्राम के हैं तो उनके बीच फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। तो फोर्स कम लगता है अगर ऑब्जेक्ट आपके स्मॉल होंगे, और फोर्स ज़्यादा लगता है अगर आपके ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, लार्ज होंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके फोर्स, आपके ऑब्जेक्ट की साइज़ पर कि आपका ऑब्जेक्ट किस साइज़ का है। अच्छा, इन्होंने कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन देम, रेडियस करना गलत है, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, यदि उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना उसको डबल्ड कर दिया जाए। देखो आओ करते हैं, आर को क्या कर दिया जाए, 2r कर दिया जाए। देखो ध्यान से भैया, यहाँ पे समझा देता हूँ। आर को क्या कर दिया जाए, 2r कर दिया जाए। तो F बराबर Gm1m2, 2 2 4 r स्क्वायर। अब देखिए ना ध्यान से, F इज इक्वल टू 1/4 Gm1m2 बाई r का स्क्वायर। अब ये जो था ना, ये तो आपका ऑलरेडी ये फोर्स था भैया, ये तो F डैश की बात होने लगी। देन 1/4 इज m, यानी जैसे ही आपने रेडियस को बाबू डबल किया, आपका फोर्स 1/4 पार्ट घट गया। सोचो ना, इन्वर्सली का मतलब यही होता है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट जितने पास होंगे उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, और ऑब्जेक्ट जितने दूर होंगे उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। तो बिल्कुल एकदम सिंपल आसान है भाई, कि जब पास होंगे तो प्यार ज़्यादा होगा, दूर होंगे तो प्यार कम होगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट जब करीब होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जब ऑब्जेक्ट दूर हो जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। सिंपल उसी बेस पे है कि अगर आप इफ़ डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, मैंने उनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया सर, डबल्ड कर दिया, तो देखा क्या कि जो फोर्स है 1/4 हो गया, यानी देन फोर्स इज 1/4 पार्ट ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, होल्डर फोर्स कह दूं या प्रीवियस फोर्स कह देता हूं, जो भी आप समझ जाइएगा।
मतलब जो पिछला फोर्स था उसका क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, घट जाएगा भाई, उतना घट जाएगा। डिस्टेंस को जैसे डबल करोगे फोर्स समझना 1/4 पार्ट। अच्छा उल्टा है, डिस्टेंस को ससुरा कम कर दो। अब देखो यहाँ से मैंने कहा सर डिस्टेंस को आधा कर देते हैं ना, तब देखते हैं क्या होता है। यानी r डैश जो क्या हो गया r/2 कर दो बाबू, तो f डैश क्या होगा Gm1 m2 अपान r/2 का स्क्वायर। तो Gm1 m2 अपान r स्क्वायर और 2 2 जा 4, अपान का अपान है ऊपर जाएगा 4Gm1 m2 अपान r स्क्वायर। तो देखा हमने दिस इज द वैल्यू ऑफ f। नाउ f डैश इज इक्वल टू 4f। अब क्या हुआ सर कि जैसे ही हमने डिस्टेंस को आधा किया फोर्स सीधे 4 टाइम्स हो गया। यहाँ घटा था, यहाँ भैया डिस्टेंस को डबल कर दिया, डिस्टेंस को बढ़ा दिया था, तो हुआ क्या फोर्स ससुरा के घट गया। और जैसे ही हमने इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और जैसे हमने डिस्टेंस को आधा किया देन फोर्स इज 4 टाइम्स, मतलब बढ़ गया। यही बात कर रहा था, जब पास होंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा और जब दूर होंगे तो फोर्स कम होगा। दिस इज सिंपल। और बिल्कुल अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो बाबू तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि मैं तुरंत बताने वाला हूं कीपलर्स का लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आपको बताने वाला हूं, जिसका डायग्राम अभी लेकर आता हूं। फिलहाल आप अगर समझ गए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दिस इज द बेस्ट टॉपिक इन आवर बुक्स एंड नोट्स। चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर की अगली टॉपिक, कीपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन 9th में भी और 11th में भी, दोनों हमको पढ़ना है। कीपलर साहब ने क्या किया थे अपने 3, जैसे न्यूटन साहब को अपने पढ़ा ना, ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूटन साहब का योगदान था, कीपलर्स लॉ भी थे, तो कीपलर्स का भी योगदान है आपके किसमें ग्रेविटेशन में। इनका योगदान क्या है, इन्होंने बताया क्या था उसको मैं आपको बताता हूँ। कीपलर साहब ने अपना 3 लॉ दिया था आपके ग्रेविटेशन के अंतर्गत। इन्होंने ये बताया था, जैसे मान लीजिए ये जो आपकी पृथ्वी है ये क्या है, प्लेनेट है, आपको पता होगा, और टोटल 8 प्लेनेट हैं, मार्स अर्थ जुपिटर, ऐसे जितने पड़े होंगे, मरकरी वेनस, इवन 3rd नंबर पे आपकी आती है क्या, पृथ्वी भी आती है। तो आप 8 प्लैनेट्स पढ़े होंगे, और ये प्लैनेट्स क्या है ना, सन के अराउंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो भी ये प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। आपको पता होगा पृथ्वी भी सन का चक्कर लगाती है, और एक चक्कर कंप्लीट करती होगी, आपको पता है ये कितने दिनों में, वो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक। तो जो सभी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जब वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाने के लिए जो प्लैनेट हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनके चक्कर लगाने का जो पाथ होगा, उनका पाथ कैसा होगा, उसको डिसाइड किए थे कौन, कीपलर साहब ने। और उन्होंने बताया था कि जो भी प्लैनेट हैं सन के चारों तरफ मूव करते हैं, मूव करने का उनका जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल शेप का होता है। इलिप्टिकल की बात करें तो इलिप्स टाइप एक शेप आता है, थोड़ा सा आपको आगे जब 11th वगैरह में आएंगे तो इलिप्स के बारे में जानकारी पूरी हो जाएगी। फिलहाल आप इस पाथ को देख के समझ सकते हैं, अंडाकार जिसको कहते हैं, चपटा, ठीक। तो ये जो आपका पाथ होगा ये इलिप्टिकल पाथ कहलाता है। इसको खोजने वाले थे कीपलर साहब ने। कीपलर साहब ने ये बताया था कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट मूव करते हैं उनके मूव करने का जो पाथ होता है वो क्या, कौन सा पाथ होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है। दूसरा लाइन उन्होंने ये कहा था कि सन से, दूसरा लाइन का ध्यान समझिएगा, सन से अगर कोई प्लैनेट क्या करता है, जैसे यहाँ पे कोई प्लैनेट है ए के पास, ये सपोज दैट ए से कहाँ पहुँच गया, बी के पास, तो कुछ टाइम लिया होगा। सपोज दैट मैंने मान लिया कि ए से बी जाने में जो उन्होंने टाइम लिया था उस टाइम को हमने मान लिया, 1 मिनट रुक जाइएगा, बस 1 मिनट बताते हैं। जो इन्होंने टाइम लिया था सपोज दैट 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, जितना भी दिन लिया होगा उसके बारे में नहीं, लेकिन ये बस समझिएगा कि यहाँ से आने में सपोज दैट 10 दिन लिया, सपोज दैट 10 दिन लिया। ए से बी वो क्या किया, प्लैनेट मूव किया और उन्होंने कितना, 10 दिन ले लिया। अब वही प्लैनेट यहाँ आया सपोज दैट सी पर, और सी से कहाँ पहुँच गया, डी पर। तो यहाँ से भी यहाँ तक मूव किया,
मूव करने के दौरान यहाँ भी कितना दिन, 10 दिन ही लिया। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कोई प्लेनेट है, ये सन है आपके, ये प्लेनेट कहाँ था, ए से कहाँ पहुँचा, बी में, कितना दिन लिया, 10 दिन। और वही प्लेनेट जब सी से डी पहुँचा तो वो भी कितना दिन लिया, 10 दिन। अब आपको देखने में ये लग रहा होगा कि ये वाली एरिया ज़्यादा है, ये वाली एरिया कम, यही तो आ रहा होगा दिमाग में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कीप्लर साहब ने क्लियर किया कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में चली गई जितनी भी एरिया होगी वो इक्वल होगी। यानी प्लेनेट के द्वारा, एक बात आपको ये भी बताऊं कि जब प्लेनेट सन के करीब होता है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी फास्टर रहती है, ध्यान समझिएगा। जब कोई भी प्लेनेट सन के थोड़ा सा करीब रहता है ना तो उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इवन दूर रहेगा तब। दूर रहेगा थोड़ी उसकी स्पीड कम होगी और जैसे सन के पास आएगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन सी से डी आने में अगर 10 दिन लिया है तो 10 दिन के दौरान चली गई ये जो टोटल एरिया होगी वो ए से बी द्वारा चली गई दौरान उनके जो बीच की एरिया होगी वो दोनों सेम होगी। यही आपके कीप्लर्स का सेकेंड लॉ लिखा है यहाँ पे, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सॉरी, मतलब इक्वल टाइम में वो इक्वल एरिया ट्रेवल करेंगे, ऐसा कीप्लर साहब ने बताया था। थर्ड इन्होंने ये कहा था, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन अराउंड द मून। यानी जो, अच्छा थर्ड लॉ यहाँ पे लिखता हूँ, थर्ड लॉ समझिएगा ज़रा ध्यान से। यानी जो मीन डिस्टेंस होगी, हमने मान लिया मीन डिस्टेंस कितनी, r, कितना मान लिया, r। जो मीन डिस्टेंस r होगी, जो इसका क्यूब होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम को हमने मान लिया t, तो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ कीप्लर्स। यानी द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से प्लैनेट की, जैसे मान लो यहाँ पे सन था और यहाँ पे क्या है, प्लैनेट, तो सन और प्लैनेट के बीच की जो मीन डिस्टेंस होगी r, उसका जो क्यूब होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ टाइम टेक्स टू मूव अराउंड द सन। यानी सन के चार तरफ मूव करने का जो टाइम होगा उस टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा कीप्लर साहब ने बताया था। और आपको पता होगा कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट आप कुछ भी लिख लो, चाहे ना लिखो, कांस्टेंट लिख दो टी स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट आपका मैंने लिया, कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, आर क्यूब अपान टी स्क्वायर के बराबर होगा। ये भी फार्मूला निकल के आता है कीप्लर्स लॉ के थर्ड। तो कीप्लर्स के कितने लॉ बाबू, 3 लॉ। पहला लॉ क्या कहता है कि जितने भी प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव करते हैं बाबू, उनका पाथ कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। अगर कोई भी प्लैनेट सन से मूव कर रहा है, सन के चारों तरफ मूव कर रहा है, अराउंड द पाथ पे मूविंग तो करेगा ही करेगा। इवन अगर दूर है तो थोड़ी सी इसकी स्पीड कम होगी, पास है तो स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन उसके द्वारा जो ट्रेवलिंग एरिया होगी इक्वल टाइम इंटरवल में दोनों सेम होगी। और थर्ड लाइन उन्होंने ये बताया कि जो सन से उस प्लैनेट की जो मीन डिस्टेंस होगी, सन से प्लैनेट की जो मीन डिस्टेंस होगी उसका जो क्यूब होगा वो उसके द्वारा रिवॉल्व किए गए जो तो चक्कर काटेगा, चक्कर के दौरान जो समय लगेगा उस समय के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपके कीप्लर्स के 3 लॉ हैं। इनसे ज़्यादा आपको कीप्लर्स लॉ नहीं पढ़ना क्लास 9th में। आगे देखते हैं हम लोग। कीप्लर्स लॉ खत्म करने के बाद आपको बताऊंगा न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है ग्रेविटेशन के अंदर। फिलहाल अगर ये इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं, तुरंत लीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ग्रेविटेशन में क्या यूज़ है। आपको पढ़ाया हूँ, पहले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन साहब के बारे में, और न्यूटन्स के 3 लॉ भी पढ़े होंगे। न्यूटन्स के 3 लॉ बड़ा सिंपल हम लोग पढ़ा गया बाबू लोग, याद अगर हार आओ तो अच्छी बात है। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ पढ़े थे वो यही था कि कोई बॉडी अगर रुकी हुई है ना तो तबले रुकल रही जबले बहरे से होकर धक्का उक्का ना मार लिए, ठीक। अगर कोई मूव कर रही है बॉडी तो वो तब तक मूव करेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोका ना जा। सेकेंड लाइन उन्होंने बताया था F = m में, उसी का यूज़ करेंगे। और थर्ड लाइन उन्होंने बताया था बाबू कि अगर हम किसी के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी, ऐसा आपने पढ़ा था। हाँ, तो जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, क्या न्यूटन्स का थर्ड लॉ, न्यूटन साहब का जो
न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड ग्रेविटेशन की बात करें, क्या तालमेल है मैं आपको समझाता हूँ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या था कि तुम हमारे ऊपर जितना फोर्स लगाओगे हम भी तुम्हारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएंगे, ऐसा न्यूटन साहब ने कहा था। तो सिंपल है कि पृथ्वी कहती है कि हम क्या करेंगे, सभी ऑब्जेक्टों को एक फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचेंगे, यही तो कह रही है पृथ्वी। तो यही कही भाई कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, और उस फोर्स से क्या करेंगे, हम सभी ऑब्जेक्टों को अपनी तरफ खींचेंगे। तो तुम जब खींचोगे, तुम हमारे ऊपर फोर्स लगाओगे, तो क्या हम तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे? यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ निकल के आता भाई कि अगर पृथ्वी सभी ऑब्जेक्टों के ऊपर एक फोर्स लगा सकती है तो ऑब्जेक्ट भी पृथ्वी के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, आपने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बाय विच आपकी जो अर्थ क्या करती है, सभी ऑब्जेक्टों के ऊपर एक फोर्स लगाती है। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहा कि भाई तुम हमारे ऊपर फोर्स लगाओगे तो हम तेरे ऊपर लगाए। तो जब पृथ्वी सब ऑब्जेक्टों के ऊपर लगाएगी, अर्थ भैया ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगी अट्रैक्शन का, तो ऑब्जेक्ट कहेगा हम भी तुम्हारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएंगे बाबू, और बाकी डायरेक्शन हमारी तुम्हारी कैसी होगी, अपोजिट होगी। तो यही न्यूटन्स का, जैसे हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं, हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमारा जो वेट है, जो हमारा वेट होगा W = mg, अभी आगे बात होने वाली, वो पूरा पृथ्वी के ऊपर है। तो हमने पृथ्वी के ऊपर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, तो पृथ्वी भी हमारे ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। अगर नहीं लगाती ना तो तुम ससुरा पूरा फर्शवा लेके नीचे घुस जाते। हम ए पे खड़े हैं, चाहे चौकी गाड़ी घोड़ा कुल रख दे रहे हो ना, सब कुछ तो पृथ्वी पर है पड़ा हुआ, कहीं रख दे तो पड़ी रहती है ना। काहे, जो तुम्हारा वेट है ना, अभी आगे बताऊंगा, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, अभी आगे बताने वाला हूँ। वो एक फोर्स तुम लगा रहे हो किस पर, पृथ्वी पर, और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग पृथ्वी भी तुम्हारे पे उतना ही फोर्स लगाएगी जितना तुमने लगाया। तो जब तुमने उतना ही फोर्स लगाया जितना उन्होंने लगाया, तो उसके बाद वो दोनों कटपिट के बराबर हो गया, एज अ कांस्टेंट तुम उसी पे पड़े हुए हो। ये न्यूटन्स आपके अकॉर्डिंग था, और ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपके ग्रेविटेशन में था। बस आप इतना जानिएगा। F = आपने सेकंड लॉ पढ़ा था M में, मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसका यूज़ आगे हम करने वाले हैं। बिल्कुल इत्मीनान से, आराम से, अच्छे से पढ़ा जाएगा ग्रेविटी में, तो इसका यूज़ किया जाएगा। फिलहाल आप अगली टॉपिक देखिए, जो आपकी चैप्टर की अगली टॉपिक है बाबू लोग, उसका नाम है फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री माने मुक्त, क्या होता है, मुक्त। हम फ्री हैं कुछ करने के लिए, वही तो फ्री है। फॉल मतलब होता है गिरना, फॉल मतलब गिरना। तो जब कोई वस्तु मुक्त रूप से यानी फ्री स्टेट में नीचे गिरती है तो वही फ्री फॉल कहलाता है। ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट मार्कर ऑब्जेक्ट है। ये मार्कर को हमने क्या किया कि यहाँ से छोड़ दिया, इसी से पढ़ाना, दूसरा मार्कर लेके आपको दिखाते हैं। ठीक, ये मार्कर है, ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या किया, फ्रीली छोड़ दिया। जब छोड़ा तो कहाँ गया, नीचे गया। तो जब नीचे गई यानी 100% नीचे से इसको कोई खींचा होगा तभी ना गई। तो नीचे से खींचने वाला कौन, आपको तो पता हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब वो फोर्स लगा, ठीक है बाबू, F = अभी आपने कहा M में, मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो पता है ना बाबू, इसका मास तो पता होगा, लिखा होता है कि जो भी इसका मास होगा, इवन 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम। फोर्स तभी तो पता चलेगा जब ये पता चलेगा बाबू एक्सेलरेशन कितना लगा। तो जब कोई बॉडी हमने फ्रीली छोड़ दिया तो वो जाएगी नीचे, लेकिन नीचे गई तो उस पर लगा फोर्स कितना, और फोर्स निकालने के लिए ज़रूरी है कि एक्सेलरेशन है कितना, तो निकाला जाएगा। फ्रीली फॉलिंग बॉडी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल आपको वही कंसेप्ट आगे मैं समझाने वाला हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। फिलहाल आप फ्री फॉल समझ गए होंगे। फ्री फॉल का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर गिरने लगती तो वही कहलाती है फ्री फॉल। रॉबर्ट बॉयल साहब ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। कौन, रॉबर्ट बॉयल साहब ने एक्सपेरिमेंट के दौरान बताया कि जब कोई बॉडी को फ्रीली छोड़ देते हैं तो उसको क्या करती है, ग्रेविटी अपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींचती है, जिसको कहते हैं फ्रीली फॉल। अच्छा, फ्रीली फॉल का मतलब क्या है ना,
जब कोई बॉडी मुक्त रूप से नीचे गिरने लगती है, मैंने बताया ना, छोड़ो तो सीधे कहाँ आती है, नीचे आती है। कोई फोर्स मत लगाओ, तुम धक्का मत दो, फिर भी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। तो नीचे जाएगी तो इन्होंने कहा कि भाई किस फोर्स से नीचे जा रही, कितना फोर्स है वो तो पता चले। तो फोर्स कितना, उसके लिए आपको क्या चाहिए, मास तो चलो ठीक है पता हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, लेकिन एक्सेलरेशन हमने कुछ लगाया ही नहीं, तो हम क्या जाने क्या एक्सेलरेशन है। तो वो एक्सेलरेशन है कितना, जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो एक्सेलरेशन है कितना, उसी को तो कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यही तो हमारी अगली टॉपिक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना होता है वही तो आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले आपको बता दूं कि फ्री फॉल का मतलब होता है मुक्त गिरना, और मुक्त गिरना में क्या होगा कि जब आप कभी किसी भी हाइट से, इवन मैं बात कर रहा हूँ, या समझिए ध्यान से समझ लीजिएगा, वैक्यूम की बात कर रहा हूँ। वैक्यूम यानी नो एयर, बस इतना ध्यान से समझना, जहाँ कोई एयर नहीं होगी वहाँ के लिए है। अब ये मत कहना कि सर हम छोड़े थे तो कहाँ ऐसा नहीं होगा। फिलहाल आप समझिएगा जहाँ वैक्यूम होगा, जहाँ एयर नहीं होगी वहाँ पे आप जाके एक 100 किलो का वेट मास ले लीजिएगा और एक 5 किलो का ले लीजिएगा, चाहे 1 किलो का ले लीजिएगा। एक 100 किलो का और एक 1 किलो का, दो मास को एक साथ छोड़िएगा, दोनों मास एकदम बिल्कुल एट द सेम टाइम नीचे जाके गिरेंगे। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। अगर आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक ईंटा लोगे और एक पेज लोगे, ईंट और पेज को गिराओगे तो कहोगे सर पहले ईंट चला गया और पेज बाद में गया, तो आपका बताना तो गलत है। अरे बाबू, तो जहाँ तुम हो तहाँ तो एयर है ना, और मेरी बात कहाँ हो रही है, वैक्यूम पे हो रही है। जहाँ हवा नहीं है, तो जहाँ हवा नहीं होगा वहाँ ग्रेविटी ये डिपेंड नहीं करती है कि आपका मास कितना है। फिलहाल ये भी आप समझ जाइएगा कंसेप्ट से, अगर कहीं लिखना होगा तो लिख भी लीजिएगा। एक ऐसा प्लेस जहाँ कोई एयर ना हो, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स सब पे सेम लगता है, और वह ग्रेविटेशनल फोर्स F की वैल्यू कितनी होगी आपको पता ही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के थ्रू निकालते हैं। हाँ, किस एक्सेलरेशन से वो अट्रैक्ट करता है उस एक्सेलरेशन को अभी आगे हम निकालने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिलहाल आप इतना छोटी सी बात समझ गए होंगे बाबू ने, कि जहाँ एयर नहीं होगा वहाँ अगर आप 1 किलो को और 100 किलो को एक साथ गिराएंगे तो दोनों ज़मीन पर एक साथ आएंगे। ये कंफर्म है, चेक भी कर चुके हैं साइंटिस्ट साहब। कौन, रॉबर्ट बायल साहब ने इसको चेक करके बता चुका है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स था, यानी जो ग्रेविटी थी, वो डिपेंड नहीं करती थी आपके मास पर। लेकिन जब यही अगर एयर में आ जाए, कहाँ आ जाए, एयर में। अब एयर में 100 किलोग्राम का और ये आप 50 ग्राम का गिराओगे तो जायज़ सी बात है ये जल्दी पहुंच जाएगा और ये लेट पहुंचेगा। ये जल्दी और ये लेट आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि यहाँ पे इनके पाथ को डिस्ट्रैक्ट करती है कौन, एयर। इनके पूरे पाथ को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, यानी ये अपने पाथ से विचलित हो जाते हैं। छोड़ेंगे तो ज़रूर सीधे जाने के लिए, लेकिन इस ससुरा सीधे नहीं जाएंगे, हल्का सा हवा मार के इधर उधर कर देगी। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम तो ज़्यादा लगेगी ना। और हम दोनों को सेम डिस्टेंस पे छोड़े थे भाई, यहीं पे दोनों को सेम लगा के छोड़ रहे हैं कि दोनों सेम जाएगा। लेकिन अब हवा का इतना प्रभाव था कि हल्के वाले पे हवा लगी। अरे कभी कभी तो जब लू चलती होगी गर्मियाँ में, ससुरा अगर कोई 100 किलो 50 किलो का आदमी है, साइकिल लेके जा रहा है और सामने से कस के हवा मारते देखते हो, 50 किलो का आदमी साइकिल लेके घूम जाता है। तो हवा में कितनी ताकत है उसका अंदाजा तुम लगा लो। कितनों तेज साइकिल चलाओ, ससुरा गाड़ी के पाथ को मोड़ देती है हवा, इतनी हवा में शक्ति है। तो हवा को इतने हल्के में थोड़ा लिया जाएगा। तो बस ये कंसेप्ट है। बायल साहब ने बताया था कि जहाँ एयर नहीं होगा वहाँ दोनों को एक साथ छोड़ेंगे तो दोनों ज़मीन पर एक साथ आएंगे। इसका निष्कर्ष ये था कि ग्रेविटी ये नहीं डिपेंड करती है कि आपका मास कितना है। लेकिन हम जहाँ रहते हैं यहाँ तो एयर है, यहाँ छोड़ेंगे अगर एक भारी एक हल्का तो 100% भारी वाला जल्दी आएगा, लेट वाला बाद में। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्ट कर देगा कौन, एयर। और एयर उनके पाथ को जब डिस्ट्रैक्ट कर देगा तो वहाँ से होगा क्या कि उनको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी, और जब डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगी तो टाइम तो ज़्यादा लगना ही लगना है ना। समझ गए होंगे। तो अगली टॉपिक क्या है बाबू,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के द्वारा एक्सेलरेशन कितना होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ, तुरंत पढ़ाऊंगा काइनेटिक जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन पीछे पढ़ चुके होंगे, काइनेटिक्स इक्वेशन जिसको बोलते होंगे वही पढ़ाऊंगा। काइनेटिक्स इक्वेशन आपको बता दूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन बता दूंगा, आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल समझिएगा, यहाँ पे आपने पढ़ चुका है, लिखिएगा वी नो दैट, वी नो दैट मतलब हम जानते हैं F बराबर जी m1 चाहे कैपिटल एम बड़का वाला मास एटे छोटका वाला मास स्मॉल m बटे r स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, एंड बाई न्यूटन्स सेकेंड ला। न्यूटन्स का जो सेकेंड ला था वो क्या कहता है बाबू, F बराबर m में इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बोल दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी पहले और दूसरे से, एफ सेम, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, सेम। तो बोलिएगा एम में इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, एम सेम गया, मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। और बात करें ग्रेविटी की, तो ए इज कन्वर्ट इज इन जी, ए इज कन्वर्ट इन जी, स्मॉल जी is the notation of gravity, where लिख देना G is gravity, G is gravity means gravitational acceleration। क्या, gravitational acceleration। अगर कोई पूछे कि gravitational acceleration को किसे दिखाते तो बताइएगा G, जिसकी वैल्यू कितनी होती है आपके सामने अभी निकाल के दिखा रहा है। तो अब आपको फार्मूला मिल गया G बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर। एम मीन्स अगर आप लेते हो मास ऑफ अर्थ, क्या लेते हो बाबू, मास ऑफ अर्थ। तो ये बताओ मास ऑफ अर्थ कितना होता है, ध्यान समझना। जो अब आगे बात होने वाली है वो होने वाली है मास ऑफ अर्थ पे, और उसके साथ ही साथ आर जो होगी वो होगी रेडियस ऑफ अर्थ। ये देखो अभी आपको मैं फार्मूला अभी आपको लिख के भी दे दूंगा, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, ऐसे जितनी भी चीज़ें होंगी मैं आपको लिख के दे दूंगा, बिल्कुल घबराइएगा मत। तो मास ऑफ अर्थ फिलहाल समझिए 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम, और ये होता है 6.4 × 10 to the power 6 मीटर। ये दो वैल्यू हैं, इनको बिल्कुल याद रखिएगा। देयरफॉर G इज इक्वल टू, इस G की वैल्यू कितनी, 6.67 × 10 to the power -11 पढ़ चुके हैं। इस M की वैल्यू 6 × 10 की पावर 24, और इसकी वैल्यू 6.4 × 10 to the power 6। कोई दिक्कत तो होगी नहीं। फिलहाल यहाँ तक आप, हाँ आर का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा बाबू। तो ये 6.67 × 6, और ये आपका होगा 24 में से 11 जगह कितना बचेगा बाबू, 13 बचेगा, और ये हो गया 6.4 × 6.4 × 10 to the power 12। ये लगभग देखो सेम है, काटोगे तो एक मिलना चाहिए लेकिन ऊपर नीचे हो जाता है। ये ऊपर जाएगा तो 9.8 आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन विच इज फाउंड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी माने अर्थ। तो अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाए गए फोर्स पे जो उस फोर्स के नीचे आने का एक्सेलरेशन होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद तुरंत मैं आपको आइए बताता हूँ। जी की वैल्यू आपने देख ही लिया। जी की वैल्यू देखने के बाद तुरंत देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद कुछ और आपको चीज़ें बताऊंगा। ये चैप्टर आपका हो जाएगा ख़त्म। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको तुरंत मैं दिखाता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, समझ भी गए होंगे कहाँ से आया है। प्रूफिंग सहित आपको दे दिया हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिलहाल आइए तुरंत समझते हैं क्या इक्वेशन ऑफ मोशन क्या समझा जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी।
मतलब जो मुक्त रूप से नीचे गिरे तो उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन ग्रेविटी होगा। समझ गए ना, एक्सेलरेशन ग्रेविटी एक तरीके से क्या एक्सेलरेशन। आपने 3 इक्वेशन पढ़ा था, v बराबर u प्लस ए टी पहला है, दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा पढ़ा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आप पूछेंगे सर ये कब पढ़ाए हैं, तो भाई ये मेरी पहली वीडियो है, ई मैथ्स क्लासेस की सबसे पहली वीडियो यही है, इसी की प्रूफिंग होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इसका दे दूंगा, जिसको देखना होगा देख लेगा। इसकी प्रूफिंग मैं करा चुका हूँ। हाँ, यहीं से अब बात आती है कि अब भैया इक्वेशन ऑफ मोशन तो यही था, मोशन की इक्वेशन तो यही है ना भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन इन्हीं को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो 2 केस बनाऊंगा, एक डाउन के लिए और एक केस आपको दिखाऊंगा अप के लिए। यानी एक नीचे फेंकी जाए तब कितना होगा और एक ऊपर फेंकी जाएगी तब कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे फेंकेंगे तो उसको पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी। आप पृथ्वी के अंडर में आ रहे हो तो आप पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब इसको ऊपर आप फेंकते हो, किसी चीज़ को कहाँ फेंकोगे, ऊपर फेंकोगे, तो देखते हो कुछ दूर जाती है, फिर रुक के फिर कहाँ नहीं लगती है, नीचे। यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर फेंकते हैं ना, तो पृथ्वी आपका क्या करती है, अपोज करती है। पृथ्वी ये नहीं चाहती है कोई हमसे दूर जाए, बहुत मानती है बेचारी। पृथ्वी ये नहीं चाहती कि कोई भी हमसे दूर जाए। अर्थ सबको सोचती है कि सब हमारे पास है रहे ससुरा के, कोई हमसे दूर मत जाए। वो बहुत सबसे प्यार करती है, इसलिए सबको बचा के अपने पास रखती है। अब जब तुम नहीं मानोगे, तुम दूर जाओगे ना, तुम कहेगी तुमको जा ही नहीं देंगे, इसलिए तुमको अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी। और एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ से फिर तुमको देखो खींच लेगी। तुम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंको, वो कहाँ जाएगी, वापस नीचे आती है ना। तो जब किसी चीज़ को आप ऊपर फेंकते हो तो अब आप ग्रेविटी के अंडर में नहीं आ रहे हो, ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हो। और जब अपोजिट जाते हैं तो साइन आता है किसका, माइनस का। और जब उसके साथ आते हैं तो साइन किसका आता है, प्लस का। यही ध्यान में रखना है। तो v बराबर फार्मूला मिल जाएगा u प्लस ए बन जाएगा किसमें, a बराबर g। समझ ही गए होंगे, एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन होगी तो u बराबर gt। और s को कहीं कहीं h से भी दिखाते हो तो h बराबर बन जाएगा ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। ये बन गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। कोई दिक्कत होगी नहीं। h और s दोनों डिस्टेंस होती है, समझ जाएंगे। s इज डिस्टेंस एंड h इज हाइट। जब ऊपर फेंकेंगे या नीचे गिरेगी तो डिस्टेंस नहीं, वही हाइट बन जाती है बाबू। ऐसे ससुरी डिस्टेंस हो गई, ऐसे कर दिए तो क्या हो गई, हाइट हो गई। तो जब कोई चीज़ ऊपर फेंकोगे चाहे नीचे आएगी, ऐसे छोड़ा मैं तो यहाँ से पृथ्वी की आप कह सकते हैं डिस्टेंस भी है, लेकिन इसी को बहुत लोग हाइट भी कहते हैं। तो वही बन जाता है, यस आपका क्या h बन जाता है। ध्यान समझ गए। अब यहाँ पे आपने कहा कि सर ऊपर फेंकेंगे, तो मैंने बताया ऊपर फेंकेंगे तो आप ग्रेविटी तो आपको करिए नीचे आओ, और आप कहाँ जा रहे हो, ऊपर। तो उसके अपोजिट में जा रहे हो ना। जब अपोजिट में जाओगे तो कहेगी चलो मैं तुम्हारा विरोध करूँगी। और जब विरोध की बात आएगी तो साइन कैसे आएगा, निगेटिव। तो जो a है वो बन जाएगा माइनस g। कुछ नहीं करना भाई, v सेम u सेम, प्लस के जगह माइनस, h वही u वही, ये हो गया माइनस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, और ये प्लस हो गया माइनस 2gh। ये आपके मिल गए सभी फार्मूले। इन्हीं फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल मैं आपको अगली वीडियो में पक्का सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल ये आप चार्ट समझ गए होंगे, तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चार्ट पे लगने वाले हैं न्यूमेरिकल, और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगाऊंगा। आप इसको समझने के बाद, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुरंत बताइए, तो मैं आपको इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक बताता हूँ, मास एंड वेट। क्या पढ़ाऊंगा, मास एंड वेट। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। तो चलिए आपके चैप्टर की अगली टॉपिक, और ये आपके लास्ट टॉपिक है मास एंड वेट। तुरंत आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि सर मास और वेट में अंतर क्या है। तो आज आइए ना, सब कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से समझा जाएगा मास क्या होता है एंड वेट क्या होता है। अच्छा ठीक है, मैं इसका डिफिनेशन लिख के आपको रखता हूं, क्योंकि आप डिफिनेशन मांगोगे ना। तो फिलहाल आप मास और वेट का डिफिनेशन देख लीजिए क्या होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। मास और वेट दोनों में बहुत अंतर है। नॉर्मली हम लोग तो बोल देते हैं कि हमारा जो वेट है 25 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, 15 किलोग्राम। ऐसा ना बोलना चाहिए। क्या अंतर मैं बताता हूँ।
किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है, एक्चुअल क्वांटिटी मतलब जो इसकी एक्चुअल मात्रा होती है, वही कहलाती है मास। किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल क्वांटिटी होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, मास कहलाएगी। लेकिन जो वेट होगा, वेट उसका मास नहीं होगा। मास को एम से दिखाते हैं ना, उस मास पर पृथ्वी जो अर्थ जो क्या करती है, ग्रेविटी लगा देती है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट बनता है वही कहलाता है वेट। मीन्स मास किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल क्वांटिटी होगी। मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, समझ गए होगे ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, मास कहलाएगी। लेकिन जो आपका वेट होगा, वेट क्या होगा, वेट लिख दे रहा हूँ, WISGST, वेट हमेशा मास, जो आपका मास होगा ऊपर पढ़े, उसका जो ग्रेविटी से मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होगी वही कहलाएगी वेट। और ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर, लेकिन ये कैसी होगी, वेक्टर। ये कह रहा है इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम। जो बोलते हो ना ये सामान 10 किलो की है, 15 किलो की, 20 किलो की, अरे भाई हाँ, वो सामान का क्या है, मास है। तुम ये नहीं कहोगे कि हमारा वेट 20 किलोग्राम है। वेट की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, यहाँ पे लिखा है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज नोन एज वेट। तो वेट क्या है, फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है, और फोर्स क्या है, न्यूटन है। तो अगर ये कोई कहता है कि हमारा वेट 25 किलोग्राम है तो वो गलत बोल रहा है। वेट हमेशा किस में होगा, न्यूटन में होगा। और वेट इज अ टाइप ऑफ क्या, फोर्स, जिसको मेजर करने का तरीका मास इंटू ग्रेविटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है तो सोचो उसका जो वेट होगा वो 98 न्यूटन होगा। कितना होगा, 98 न्यूटन। मास 10 kg होगा तो उस पर ग्रेविटी लगेगी 9.8, जिससे वेट कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन। तो अंतर समझ में आ रहा होगा। मास हमेशा किलोग्राम में होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। वेट वेक्टर क्वांटिटी होगी, SI यूनिट न्यूटन होगी। और ये वेट एक प्रकार का क्या है, फोर्स है, जो पृथ्वी अपने सेंटर की तरफ जिसको घिसती है उसके लगने के बाद मिलता है। ठीक, मास जो बॉडी का होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट कांस्टेंट नहीं होगा। उसी का जस्ट उल्टा, ये चेंज नहीं होता है, ये चेंज होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ये कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ये जीरो हो सकता है। इतना अगर बात आपको समझ में आ गई होगी तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए कि जो आपका मून का वेट होता है वो पृथ्वी के वेट का 6वां पार्ट होता है। ये जो टॉपिक्स होंगी ये आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दे। बस इतना समझ जाइएगा कि वेट ऑफ मून, WEIGST, वेट ऑफ मून, जो मून का वेट है 1/6 पार्ट होता है किसका, वेट ऑन अर्थ। यानी अर्थ पे कोई चीज़ अगर 6 किलो की है तो मून पे जाने के बाद वो 1 किलो की रह जाती है। यानी अर्थ के वेट का 6वां पार्ट ही मून पर मिलता है, क्योंकि मून पर ग्रेविटी नहीं है इसलिए। तो ये टॉपिक आप समझ गए होंगे कि वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 पार्ट ऑफ द वेट ऑन द अर्थ, ये समझ गए होंगे। इसके बाद जो भी आपकी बॉयंसी है, चाहे आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैं, जितने भी हैं, वो सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। फर्स्ट पार्ट में इतना आप पढ़िएगा। जल्द ही आपकी सेकंड पार्ट की वीडियो आएगी न्यूमेरिकल्स के साथ।